मामा, बानी को फेरों के लिए बाहर लेकर आइए। कार्तिक चौधरी ने होंठ भींचते हुए हुक्म दिया। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी तो नब्या से। उसका नाम मत लीजिए। मेरी शादी वानी से होगी। मर गई वो आज से मेरे लिए। वो गुस्से के मारे इतनी जोर से दहाड़ा था कि वहां शादी में मौजूद लोग एक पल के लिए सहम उठे थे। नब्या नहीं जानती थी कि उसने जो चिंगारी लगाई है तो अब उसके धमाके भी होने थे, और इन धमाकों में सब कुछ तहस नहस होने वाला था। वो जबरदस्ती नब्या की छोटी बहन बानी से शादी करके और उसकी विदाई कराकर उसे अपने कमरे में ले आया और बिस्तर पर पटक दिया। एक पैर टिकाते हुए वो उसकी नीली कांच जैसी आंखों में देखने लगा। बहन को उसके यार के साथ भगाकर तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? इसकी भरपाई तुम्हें आज की पूरी रात चुकानी पड़ेगी। मेरे गुस्से की आग में तुम्हें पूरी रात सुलगना पड़ेगा। ये कहते कहते कार्तिक चौधरी ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर, अगर शादी करनी ही नहीं थी तो इस स्टेज तक क्यों लाई? वो गुस्से से दहाड़ा था, जबकि सामने खड़ी लड़की बुरी तरह सहमी हुई दुल्हन के जोड़े में थी। वो इस वक्त उस दीवाने के साथ एक पहाड़ी पर खड़ी थी। सरसराती हवाएं दोनों को छूकर गुजर रही थीं, जिससे कि उनके जिस्म में सिहरन दौड़ रही थी। प्लीज़ रणबीर, मेरी बात समझो। ये मुमकिन नहीं है। घर में बारात आई है, मुझे जाना होगा। प्लीज़ जाने दो। मेरी वजह से मेरे पापा का सिर झुक जाएगा। वो जीते जी मर जाएंगे। नब्या उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। वो बेबसी और बेचैनी में अपने बालों में जोर से हाथ फेरता हुआ उसे तकलीफ में देखने लगा। नहीं नब्या, मोहब्बत के रास्तों पर चलकर इतनी दूर आने के बाद बिना मंजिल पाए लौट जाने वालों में रणबीर चौधरी नहीं आता। उसकी सख्त आवाज पर नब्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे रणबीर के इरादे सही नहीं लग रहे थे। उसने पथराई नजरों से अपने इर्द गिर्द देखा। वो इस वक्त उसे लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था। बिना कुछ सोचे सिर नामे हिलाते हुए वो पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए भागने लगी, लेकिन वो लड़खड़ा गई और बुरी तरह लुढ़कती हुई पहाड़ी से गिरने ही वाली थी कि रणबीर ने झट से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एक पल को उसे लगा कि उसने नब्या को खो दिया है। अब उसे खुद से लगाए रणबीर ने गहरी सांस ली थी। क्या कर रही थी तुम? अभी गिर जाती पागल। वो उसका माथा अपने माथे से लगाकर गहराई से बोला। प्लीज रणबीर, मुझे जाने दो। मेरे मम्मी पापा की इज्जत को मत रौंदो। वो कैसे सह पाएंगे लोगों की बातें? मर जाएंगे। मेरी एक ही बहन है वो, उसे कौन बिहाने आएगा? प्लीज मेरे माता पिता की इज्जत की खातिर मुझे जाने दो। वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। जाना चाहती हो? वो गुस्सा जब्त करते हुए बोला और एक कदम पीछे हट गया। जाना चाहती हो तो ठीक है, मेरे मरने के बाद चली जाना। वो कदम ब कदम पीछे होता गया, जिससे कि नब्या की जान एकदम हलक में आई थी। वो पहाड़ी के किनारे जा पहुंचा। दोनों बाहें फैलाकर आंखें मूंद लीं। इससे पहले कि वो खुद को हवाओं के हवाले करता, नब्या ने आगे बढ़कर उसे पीछे खींच लिया। रणबीर असंतुलित हो गया। उसके खींचने पर जब वो उससे टकराया तो दोनों ही एक दूसरे पर गिरते हुए लुढ़कते हुए नीचे की ओर जाने लगे। लुढ़कते हुए दोनों को बुरी तरह चोटें भी आईं। पहाड़ी के किनारे पर बड़े से पत्थर में हाथ डालकर रणबीर ने खुद को नीचे गिरने से बचाया। उसने एक हाथ नब्या की कमर के चारों ओर लपेटा और उसे अपने साथ सटा लिया। नब्या बुरी तरह घबरा गई थी। रणबीर, हम गिर जाएंगे। वो उससे चिपकते हुए डर के मारे बोली। तुम्हें नहीं गिरने दूंगा। रणबीर ने एक ही झटके में उसे ऊपर खींचा और खुद भी ऊपर आ गया। नब्या डरी सहमी उस तेज ठंडी हवाओं को अपने जिस्म से गुजरते हुए महसूस कर रही थी। रणबीर तो पहाड़ी खानदान से था। बचपन से लेकर अब तक इन्हीं पहाड़ों की गोद में खेल कूद कर बड़ा हुआ था। यहाँ का नरम गरम मौसम उसकी रग रग में समाया हुआ था। उसे क्या फर्क पड़ता था? लेकिन वो कमसिन लड़की इस सर्दी में ठिठुर गई थी। रणबीर, अब तो रात होने वाली है, प्लीज वापस चलो। वो कांपते हुए बोली। सिर्फ एक शर्त पर, उसने अपने और नब्या के जख्मों को देखते हुए सपाट लहजे में कहा। नब्या ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम उस कार्तिक चौधरी से शादी नहीं करोगी, रणबीर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। अब कौन सी शादी रणबीर? बारात तो आकर वापस जा चुकी होगी। मेरे माँ बाप की इज्जत का तमाशा निकल चुका है। जो तुम चाहते थे वो हो गया। अब प्लीज मुझे जाने दो। नब्या ने अपने आंसू पोंछते हुए दुख और तकलीफ से रणबीर की ओर देखा। मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं रुलने दूंगा। तुमसे शादी मैं करूंगा। रणबीर उसके पास आते हुए बहुत ही नरम और सम्मान भरे अंदाज में बोला, तो नब्या ने गुस्से में उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया।
तुम करोगे मुझसे शादी? तुम जो इस वक्त मुझे दुल्हन बने वहां से किडनैप करके ले आया। मेरी बारात आने वाली थी रणबीर। अब तक मैं इज्जत से अपने घर भी विदा हो चुकी होती, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैं ना तुम्हें माफ़ करूंगी और ना कभी वानी को। नफरत हो रही है मुझे खुद से कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की। नबिया गुस्से में कहते हुए अपने आंसू पोंछती हुई पहाड़ी से नीचे की ओर उतरने लगी। इस बार रणबीर ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो जो चाहता था वो तो हो चुका था। शादी रुक चुकी थी, वक्त निकल गया था। हालात मुश्किल थे मगर नामुमकिन नहीं। कुछ सोचते हुए रणबीर उसके पीछे दौड़ा। वो पहाड़ी से उतरते हुए सड़क पर आ गई थी कि तभी रणबीर ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। नव्या ने गुस्से से अपनी बाह छुड़ाते हुए रणबीर को घूरा। शाम के फैलते साँव में तुम्हें लगता है कि तुम इस वक्त यहाँ से अकेली चली जाओगी? चलो मेरे साथ। रणबीर ने उसकी कलाई को कसकर थामते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। नव्या ने होठ भींचकर उस इंसान को देखा जिसकी वो कभी दीवानी हुआ करती थी, और आज उसी ने अपनी दीवानी को बुरी तरह रौंद दिया था। उसकी आंखों में कभी आंसू न लाने का वादा करने वाला आज उसकी आंखों में आंसू ले आया था। चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वो रणवीर के पीछे पीछे घिसटती चली जा रही थी, जैसे कि उसके कदमों में जान न हो। नव्या के अचानक गायब होने के पीछे किसका हाथ था, सरदार कार्तिक चौधरी अच्छे से जानता था। वो और उसकी माँ, जो इस वक्त चेहरा छुपाए खड़ी थी, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनका मकसद अब बस उस राज को उजागर करना था जो अब तक छुपा हुआ था। अगर बड़ी बहन नहीं तो ना सही, छोटी तो थी ना। शादी तो आज ही होगी और हर हाल में होगी। इस ख्याल पर कार्तिक चौधरी ने अपनी माँ की ओर कदम बढ़ाते हुए अगला प्लान डिस्कस किया, तो वो हामी में सिर हिलाते हुए वहां से तुरंत गायब हो गई। उनके जाते ही कार्तिक चौधरी भी थोड़ी देर बाद बाहर आया। सारे मेहमान इकट्ठा थे। चौधरी परिवार की इज्जत की बात आ गई थी, लेकिन फिलहाल सब चौधरी कार्तिक चौधरी की वजह से चुप थे। वो जितना गुस्सैल और अपने फैसलों का खुद मालिक था, कोई भी काम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता था। सब उसके हुक्म के इंतजार में थे। कार्तिक, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा, अपने फैसले से सबको अवगत करो। इशिका चौधरी ने कार्तिक चौधरी की ओर देखते हुए संजीदगी से कहा। अंकल, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। नव्या के पापा साहिल जी की ओर देखते हुए कार्तिक चौधरी ने गंभीरता से कहा, तो वो उसे लिए हुए एक कमरे की ओर बढ़े। उनके कंधे और सिर झुके हुए थे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि वो 2 बेटियों के बाप हैं, और बेटियों का बाप होना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई थी। काश इससे अच्छा तो वो बे औलाद रहते। अंकल, एक बेटी तो आपकी भाग गई है, आपकी बनी बनाई इज्जत को रौंद कर। आपकी इज्जत के साथ साथ वो मेरी इज्जत पर भी दाग लगा गई है। आने वाले वक्त में अगर दूसरी भी भाग जाए तो बेहतर नहीं होगा कि आप उसे मेरे हवाले कर दें? आपकी इज्जत भी बच जाएगी और ये वक्त भी टल जाएगा, और मेरी इज्जत का थोड़ा सा भरम रह जाएगा। कार्तिक की बात पर एक पल को साहिल जी सन्न रह गए, लेकिन उन्हें कार्तिक की बात में दम नजर आया। और ऐसा हो सकता था, क्योंकि अगर एक बेटी भाग सकती है तो दूसरी भी भाग सकती थी। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी की जगह कार्तिक चौधरी को देने का फैसला कर लिया। उनके हामी भरने पर हर तरफ एक हलचल सी मच गई थी। उड़ती उड़ती ये खबर अंदर बैठी वानी तक भी पहुंच चुकी थी, और उसके तो जैसे होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी बहन को बचाते बचाते अब वो खुद उस दलदल में फंसने जा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता मम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस पहाड़ी खड़ूस से कभी भी शादी नहीं करूँगी। वानी ने गुस्से से अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारी बहन तो भाग गई है हमारी इज्जतों को रौंद कर। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम भी भाग जाओ। जाओ, वो दरवाज़ा खुला है। जब बड़ी बेटी ने हमारा एहसास नहीं किया तो तुम भी मत करो, लेकिन एक एहसान करती जाओ, अपने बाप को और मुझे जहर दे दो। तुम जैसी बेटियों से तो बेहतर है कि हमें औलाद ही ना होती। अनीता जी ने वानी से गुस्से में कहा। उनकी बातें सुनती वानी अपनी आंखों में आंसू लाने से खुद को रोक न पाई। मम्मा प्लीज़, इस तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। आप पापा को मना करें, वो मेरी शादी उससे ना करें। आप जानती हैं वो किस प्रकार का इंसान है। सरदारी के नशे में चूर है वो, और उसके गुस्से को कौन नहीं जानता। मत करें मेरे साथ ये जुल्म, उसके साथ मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। वानी, ये तुम्हारे पापा का फैसला है और इसीलिए इसे खामोशी से मान लो। जो नव्या ने किया, भगवान के लिए प्लीज़ तुम वो मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
हमारी इज्जत की लाज रख लो बानी। अनीता जी ने बानी को इमोशनल ब्लैकमेल करके कार्तिक से शादी पर रजामंद कर ही लिया। ये सब क्या है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इशिका जी ने हैरानी से कार्तिक की ओर देखते हुए पूछा। मामा, बानी को शादी के फेरों के लिए बाहर लेकर आइए, कार्तिक ने ठंडे लहजे में अपनी माँ से कहा। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी तो नब्या से। नाम मत लीजिएगा उसका मेरे सामने। और वैसे भी नब्या हो या वानी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, विवाह तो आज ही होगा। अपनी बात कहते हुए वो वहाँ से निकलते हुए बाहर बैठे मर्दों की ओर बढ़ गया। भगवान जाने इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार पहले कहा कि नब्या से मोहब्बत है तो अपनी जिद से यह रिश्ता करवाया। अपनी बचपन की मंगेतर को भी छोड़कर इसका रिश्ता साहिल जी के घर लाई, और अब यहाँ इसे नब्या की जगह बानी भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हैरानी की बात है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सर झटकती हुई अंदर बैठी औरतों की ओर बढ़ी, जहाँ इस वक्त शादी की तैयारियां हो रही थी। नब्या की जगह अब बानी घूंघट निकाले बैठी थी। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे और एक अजीब सी बेबसी। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने वर और वधू को बुलाने के लिए कहा। कार्तिक चौधरी दुल्हन बनी बानी के बराबर में आकर बैठ चुका था। पंडित जी शादी की रस्में करने लगे थे और जब पंडित जी ने कहा कि वर वधू अपना हाथ आगे करें तो कार्तिक ने तो अपना हाथ आगे कर दिया था, लेकिन बानी ने अपना हाथ अपनी गोद से नहीं हटाया। बानी का जी चाहा इस शादी से इनकार कर दे। इस बहशी सरदार के चंगुल में एक बार फंस गई तो फिर कैसे निकलेगी। बानी बेटा, हाथ आगे करो, अनीता जी ने उसके कंधे पर हल्का सा दबाव डालते हुए कहा, और फिर उसने अपना कांपता हुआ हाथ कार्तिक के हाथ पर रख दिया। वो आने वाले लम्हों को सोचते हुए कांपने लगी थी। उस शख्स की दहशत और जुनून से अपनी बहन नबिया को तो उसने बचा लिया था, पर खुद को बचा न पाई। कुछ ही देर में शादी की रस्में पूरी हो गई थीं और सकुशल दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सब तरफ से दूल्हा दुल्हन के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और बधाइयों का शोर उठा था, जबकि वानी के लबों पर कार्तिक के लिए बद्दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ था। बधाई हो साहिल जी, एक दोस्त ने आगे बढ़कर साहिल जी को गले लगाया था। साहिल जी की आंखों में आंसू आ गए। आज एक बेटी ने सर झुकाया तो दूसरी ने मान और सम्मान बढ़ा दिया था, लेकिन वो अभी ये नहीं जानते थे कि नब्या को घर से भगाने वाली बानी ही थी। कुछ देर पहले का सीन। दीदी क्यों अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे रही हैं, वो भी एक बहशी दरिंदे सरदार के लिए। न जाने उसका क्या मकसद है कि हमारे खानदान में रिश्ता जोड़ रहा है। आप इस रिश्ते की भेंट चढ़ रही हैं दीदी, आप ही शादी हरगिज नहीं करेंगी। बानी ने नब्या को बड़े ही प्यार और समझदारी से समझाया, जो दुल्हन बनी अपने नसीबों को रो रही थी। आज उसकी डोली के साथ साथ उसकी मोहब्बत की अर्थी भी उठने वाली थी। खिड़की पर होने वाली दस्तक पर दोनों चौंकी। नब्या ने हैरानी से बानी को देखा, जबकि बानी ने आगे बढ़कर जल्दी से खिड़की के दोनों पल्ले खोल दिए। खिड़की से रणवीर को अंदर आता देख नब्या की आंखों के सामने जैसे सब कुछ चमकने लगा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि रणवीर बाकी उस वक्त उसके घर में मौजूद था, जो दुखी और गुस्से भरी नज़रों से नब्या की ओर देख रहा था। कब से वेट कर रही थी आपका, इससे पहले कि कोई अंदर आए आप अपनी अमानत को लेकर यहाँ से चले जाएं। टाइम रहते अपनी मोहब्बत को बचा लें, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वानी की बातें सुनते ही नब्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई और रणवीर ने आगे बढ़ते हुए नब्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नब्या दोनों को गुस्से से देखते हुए सिर नामे हिलाने लगी। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप जानते हैं ना आज मेरी शादी है। और रणवीर ने उसकी बात पर गहरा सांस छोड़ते हुए वानी की ओर देखा तो वो जल्दी से उसकी ओर बढ़ी। आपके सारे गिले शिकवे यहाँ से जाने के बाद हो जाएंगे। अभी प्लीज़ दीदी को लेकर यहाँ से निकलिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, वानी ने रणवीर की ओर देखते हुए धीमे लहजे में कहा। तो रणवीर ने नब्या की कलाई थाम कर खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। छोड़िए मेरा हाथ, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। नब्या ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़ाई, लेकिन उसी पर रणवीर ने अपनी जेब से निकाली और उसे लोड करते हुए अपनी कनपट्टी पर रख लिया। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो फिर यहाँ से तुम्हारी डोली के साथ मेरा अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रणवीर के दो टूक अंदाज पर नब्या बुरी तरह घबरा चुकी थी। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद सब खत्म। तुम नहीं तो फिर ये जिंदगी भी नहीं। रणवीर बिना पलक झपकाए ठंडी निगाहों से नब्या की ओर देखता रहा। भगवान के लिए रणवीर रुक जाइए, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? बानी जानती हो पापा की इज्जत। एक अभी उसके शब्द मुंह में ही थे कि उसने रणवीर की ओर देखा जो काउंटिंग कर रहा था। इससे पहले कि वो
गोली चलाता नब्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ नीचे कर दिया। आप मेरी इतनी बड़ी आजमाइश लेंगे, मुझे नहीं पता था रणवीर। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणवीर ने बिना कुछ सुने उसे बेहोश किया और खिड़की के रास्ते बाहर ले गया और वानी बस उसे जाता देखती रही। उन दोनों के जाने के बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया और बहुत खामोशी से बाकी मेहमानों के साथ जा बैठी, जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ भी ना हुआ हो। कुछ ही वक्त गुजरा था कि नव्या के गायब होने की खबर हर तरफ फैल चुकी थी और फिर वक्त गुजरते ही नव्या की जगह वानी को फेरों के लिए पेश कर दिया गया। बहन को कुएं में गिरने से बचाते बचाते वो खुद उस कुएं में गिर गई। रणवीर के साथ वो अपने घर वापस आ रही थी। उसे पता था अब घर में सब कुछ खत्म हो चुका होगा, बारात आकर वापस भी लौट चुकी होगी, उसके माँ बाप की इज्जत का तमाशा बन चुका होगा और उसके साथ अब उसके घर में क्या सलूक होगा ये वो नहीं जानती थी। पर वो हर सजा के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जानती थी उसने बहुत बड़ी गलती की थी मोहब्बत करके। अब उसकी सजा भी उसे भुगतनी थी। रणवीर ने जैसे ही खन्ना हाउस के पीछे वाली गली में गाड़ी रोकी, नब्या ने बहुत हिम्मत करके गहरी सांस ली और गाड़ी के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अपने घर में कदम रख सके। गहरा सांस छोड़ते हुए उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाया और फूट फूट कर रो दी। रणवीर को उसका रोना तकलीफ दे रहा था, लेकिन इस वक्त अगर वो उससे हमदर्दी करता तो नब्या उसकी नरमी का नाजायज फ़ायदा उठा लेती। गुस्से से खुद ही बाहर निकलकर उसने नब्या को भी गाड़ी से नीचे उतारा तो वो बुरी तरह घबरा गई। वो जानती थी अगर वो अपने पापा के सामने गई तो उसका बाप उसे गोलियों से भून देगा। उसका बाप साहिल खन्ना वैसे तो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बात अगर इज्जत पर आ जाए तो वो जान लेने और जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन सामने खड़ा रणवीर चौधरी इस बात को नहीं समझता था। वो उसका हाथ थामे उसके घर की ओर कदम बढ़ाने ही वाला था कि उसी पल उसकी नज़र कार्तिक और उसके साथ विदा होती घूंघट में उस लड़की की ओर उठी थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई थी। वहीं नब्या और रणवीर के कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। दोनों की आंखों में गैर यकीनी सी थी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। नहीं नहीं रणवीर, रणवीर आपने देखा ना, वो सरदार मेरी बहन को विदा करा कर ले गया। वो बानी ही थी, आज उसने वही कपड़े पहने थे, वो मेरी बहन को ले गया। रणवीर, रणवीर देखा ना आपने, मेरी जगह उसने मेरी बहन से विवाह कर लिया। अब तो मेरी बहन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ेगा और इस सब की वजह सिर्फ आप हैं रणवीर चौधरी, सिर्फ आप। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो रोते हुए गुस्से से चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ से कार्तिक की गाड़ी उनकी ही तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। रणवीर चौधरी ने तुरंत नब्या का हाथ थामा और उसे गली की तरफ लेकर छिप गया। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी सिसकियों को दबा दिया। गाड़ी उनके पास से ही गुजरी थी, जिसमें कार्तिक उसकी बहन को साथ लेकर जा रहा था और उस लम्हे नब्या का दिल किया कि वो खुद को ही ख़त्म कर दे। अगले ही पल उसके निकलते ही रणवीर चौधरी ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और बहुत सावधानी से नब्या को वापस अपनी गाड़ी में बिठाया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब की बार उसकी बातों में गुस्सा ही नहीं, नफरत भी झलक रही थी। रणवीर ने उसकी बात को अनसुना करते हुए गाड़ी रिवर्स ली और उसके घर के अपोजिट रोड पर डाल दी, जबकि वो सिर्फ रोते हुए अपनी बहन के लिए दुखी हो रही थी। उसे वानी का दर्द खाया जा रहा था। वो जानती थी कि चौधरी लोग जब बात इज्जत की हो तो फिर किसी का लिहाज नहीं करते। बात उनकी इज्जत पर आ गई थी तो अब उसका बदला वानी से ही लिया जाएगा। वानी के बारे में सोचते हुए उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था और उसका कांपना रणवीर चौधरी से छिपा न रह सका। उसने एक तीखी नज़र उसकी ओर डाली, लेकिन होंठ खामोश ही रहे। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मेरा बेटा नहीं है। भगवान बेटियां दे, ऐसी दे जो इज्जतों की सुरक्षा करे, ना कि इज्जतों को पैरों तले रौंद कर चली जाए। साहिल खन्ना सिर झुकाए बीबी के साथ बैठे अपने दिल का गम हल्का कर रहे थे। उन्होंने जिस दिल से वानी की विदाई की थी सिर्फ वही जानते थे। कार्तिक का रिश्ता नब्या के लिए आया था और वो नहीं चाहते थे कि वहाँ नब्या की शादी हो। लेकिन जब उन्हें ये कहा गया कि ये रिश्ता नब्या और कार्तिक दोनों की मर्जी से हो रहा है तो वो चुप हो गए और सरदार कार्तिक के खिलाफ ना जा सके और अपनी नब्या को उसके हवाले करने का सोच लिया। लेकिन अब नब्या के गायब होने के बाद जब सरदार कार्तिक ने वानी का हाथ मांगा तो उस पर वो बुरी तरह हकबका गए थे। उनका जी चाहा उसी वक्त इनकार कर दें, पर वो ना कर सके, क्योंकि उस वक्त उन्हें अपनी दोनों बेटियों की रक्षा करनी थी।
एक तो उन्हें छोड़कर चली गई थी, दूसरी को वो खतरे में नहीं डालना चाहते थे। और सिर्फ चौधरी कार्तिक ही था जो उसकी रक्षा कर सकता था। मजबूरी में उन्हें वानी का विवाह कार्तिक से करना पड़ा, जबकि इसके पीछे वजह क्या थी कोई नहीं जानता था। चौधरी हवेली जहां रोशनी की बहार आई हुई थी, हर तरफ चिरागा किया गया था। चौधरी कार्तिक की दुल्हन आ रही थी हवेली में। पूरे गांव की चौधरायन, पूरे गांव की सरदारनी। इतने बड़े घूंघट में बानी के लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसे आगे से थामे हुए 2-3 नौकरानियां चल रही थीं। उसका जी चाहा सब कुछ उलट पुलट करके रख दे, लेकिन सब्र के घूंट पीकर रह गई। पहले वो खुद मुसीबत में पड़ गई थी, लेकिन उसे एक तसल्ली तो थी कि वो उसकी बहन को इस दलदल से धंसने से बचा गई थी। उसने अपनी बहन को बचा लिया है, उसकी मोहब्बत को बचा लिया है, और ये कितना सही था ये तो वक्त ही साबित करता। काफ़ी रस्में हुई जिनमें अच्छा खासा वक्त लग गया था। बानी की तो कमर ही अकड़ कर रह गई थी। शकुंतला, इधर आओ और सरदारनी जी को सरदार के कमरे में लेकर जाओ। अचानक से इशिका जी की आवाज़ कानों में पड़ी तो वानी एकदम से चौंक गई। मतलब अब उस देव मानुष के सामने डाला जाना था मुझे, जो अब उसे कच्चा चबा जाने वाला था। वानी ने दांत भींचे, लेकिन खामोश ही रही, और 2 नौकरानियां उसे चौधरी कार्तिक के कमरे की तरफ ले जाने लगीं। सावधानी से उसे बिस्तर पर बिठाते हुए उन्होंने खाने पीने का सामान भी उसके सामने रख दिया और बाहर निकल गईं। दरवाजा खुला और इशिका जी अंदर दाखिल हुई। बानी खन्ना, चौधरी कार्तिक से विवाह का फैसला करके तुमने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है, क्योंकि चौधरी कार्तिक तुमसे नहीं नव्या से प्यार करता था, और उसी के लिए वो रिश्ता इस घर में गया था। लेकिन नव्या को तो तुमने भगा दिया, और बदले में कार्तिक का विवाह तुम्हारे साथ हो गया। खुद को कभी कार्तिक की बीवी समझने की गलती मत करना। तुम सिर्फ एक बदले में लाई हुई लड़की हो और कार्तिक के गुस्से का शिकार बनने वाली हो। तुम इस विवाह के लिए सोच समझकर हाँ करनी चाहिए थी। तुम अभी हम चौधरियों को नहीं जानती शायद, वरना इस विवाह के लिए कभी राजी न होती। खैर, अब तुमने जब ये विवाह कर ही लिया है तो इसका असर भी तुम पर ही पड़ेगा, और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे कमरे की कोई बात बाहर नहीं निकलेगी। कड़े शब्दों में कहते हुए अपनी शॉल को झटका देती हुई वो दरवाजे की ओर बढ़ी थी। 1 मिनट सासू माँ, घूंघट हटाते हुए बानी ने उन्हें पीछे से पुकारा। उनके माथे पर बल पड़े। बानी बहुत आत्मविश्वास के साथ बेड से नीचे उतरते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई। आप मुझे सरदार कार्तिक के नाम से डरा रही हैं? आपको क्या लगता है कि मेरी बहन खुद भागी है? नहीं, मैंने उसे इस दलदल से बचाने के लिए खुद भगाया है। और आपको क्या लगता है, जो लड़की अपनी बहन को बचाने के लिए उसे घर से भगा सकती है, क्या वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करेगी? किसी भ्रम में मत रहना सासू माँ। आप अभी बानी खन्ना को नहीं जानती, और जिस दिन जान जाएंगी ना, उस दिन पनाह मांगेंगी। वो 17-18 साल की लड़की इशिका चौधरी को चुनौती दे रही थी। कार्तिक चौधरी, जो एक गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के गांव का भी सरदार था, वो एक सरदार की माँ थी, तो वो कैसे सहन करती? अपनी हद में रहो लड़की, अपनी हद से मत बढ़ो। ये ना हो तुम्हारी सजा में और भी बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि आज की रात जो सजा मेरा बेटा तुम्हें देने वाला है वो तुम्हारा नाजुक सा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। तो बेहतर होगा मेरे बेटे को खुश करने की तैयारी करो, जिसने आकर तुम्हारे शरीर को ऐसी सजाओं से रूबरू कराना है कि तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। इशिका चौधरी की बात पर बानी का सांस एक पल के लिए गले में अटक सा गया था। सिर्फ एक ही तो डर था कि सरदार से खुद को कैसे बचाए, लेकिन सामना तो करना ही था हर हाल में। तो फिर डर कर करती या फिर बेखौफ होकर? करना तो था ही। आपके सरदार कार्तिक को टक्कर देने के लिए बानी खन्ना यहाँ मौजूद है, इसलिए बेफिक्र होकर जाएं। बानी की बात पर इशिका चौधरी ने भौं चढ़ाते हुए उसे देखा। चेहरे पर तंज भरी मुस्कान भी थी। कार्तिक चौधरी का गुस्सा तुम नहीं जानती। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। नव्या भाग गई, लेकिन जब से ये पता चला है कि उसकी सो कॉल्ड बीबी ने अपनी बहन को भगाया है, तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है सोचो। इशिका चौधरी उसे आईना दिखाती हुई चली गई। वानी का दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें भी दिखने लगी थीं। उसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। हर जगह निगाह दौड़ाई। आधुनिक और खूबसूरत स्टाइलिश का ये कमरा इस वक्त वानी का मुंह चिढ़ा रहा था। मुझे सरदार से खुद को बचाना होगा, लेकिन कैसे? वानी ने आगे बढ़ते हुए सारे ड्रॉर चेक करना शुरू कर दिए, ताकि उसमें से कुछ ऐसा मिल सके जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। अचानक उसके हाथ में एक चीज लगी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसी पल दरवाजा खुला। फॉर गॉड सेक नव्या, प्लीज रोना बंद करो।
तुम्हारे ये आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। रणबीर चौधरी नब्या को अपने फार्म हाउस लेकर आया था और वो जब से आई थी लगातार बस रोए ही जा रही थी। तुमने बहुत बुरा किया है रणबीर, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा घर बिखर गया। मेरी बहन उस निर्दयी दरिंदे के हवाले कर दी गई और तुम, वो निर्दयी दरिंदा है ये तुम जानती हो, इसके बावजूद तुम खुद को उसके हवाले कर रही थी। रणबीर ने उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए झंझोड़ कर पूछा। जिस तरह तुम्हें आज अपनी बहन की फिक्र हो रही है वैसे ही मुझे भी तुम्हारी फिक्र हो रही थी नब्या। मेरी मोहब्बत का थोड़ा सा तो ख्याल कर लेती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो सिर्फ माँ बाप की इज्जत की फिक्र है ना? किसी की जान चली जाए तुम्हें क्या? गुस्से से झटका देते हुए उसने उसे छोड़ दिया कि वो सोफे पर जाकर गिर पड़ी। आज एक बात का एहसास हो रहा है रणबीर कि बेटियां सब कुछ करें लेकिन प्यार किसी से ना करें। उसके दुखी लहजे पर रणबीर ने तड़प कर उसकी ओर देखा। वो नब्या के दुख पर दुखी था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी वो उसका दुख कम नहीं कर पा रहा था। तुम अब यहीं रुकोगी? ऊपर साइड पर एक कमरा है, वहां जाकर चेंज करना है तो कर लो। सुबह होते ही तुम्हारी और मेरी शादी होगी और इस बार मैं किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनूंगा। रणबीर की बात पर नब्या का जी चाहा उसका मुंह नोच ले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अभी भी उसकी सुई शादी पर ही अटकी हुई थी। कभी नहीं रणबीर, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। जो मेरे साथ तुमने किया है ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। नब्या गुस्से से उठती हुई उसे चैलेंजिंग अंदाज में बोलते हुए कठोर लहजे में कहती हुई उंगली उठा गई और उसका ये उंगली उठाकर रणबीर की तरफ वॉर्न करना रणबीर के अंदर अंगारे से भर गया। उसकी बही उंगली पकड़कर मरोड़ते हुए कमर की तरफ उसकी बाजू ले जाते हुए झटके से उसे खुद के करीब किया। तकलीफ से नब्या की आंखों में आंसू बहने लगे। नब्या, मुझे मजबूर मत करो कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए। बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ तो इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मेरा दूसरा रूप तुम सहन नहीं कर पाओगी। और आगे से रणबीर पर उंगली उठाने की भूल मत करना। तुम्हारी जगह अभी कोई और होता तो अब तक उसका हाथ टूट चुका होता। झटके से उसे छोड़ते हुए वो पीछे हट गया था। नब्या की उंगली हाथ दर्जे तक लाल हो चुकी थी। तकलीफ की तीव्रता से उसकी आंखों में आंसू निरंतर बहते चले जा रहे थे। रणबीर ने अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए अपने अंदर उठती उत्तेजना पर काबू पाने की कोशिश की। नब्या लगातार उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, जो उसके लिए सांसों से भी ज्यादा जरूरी हो चुका था। आगे बढ़ते हुए उसका हाथ नरमी से थामने की कोशिश की तो नब्या ने गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए पीछे कर लिया और रणबीर की ओर से मुंह फेर लिया। रणबीर अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए वहां से बाहर चला गया। जब तक वो उससे शादी नहीं कर लेता तब तक वो उस पर किसी भी तरह का हक जताना नहीं चाहता था। भले ही वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसके पास एक जायज रिश्ते से ही आना चाहता था। कार्तिक चौधरी जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो बानी को मिरर के पास खड़े पाया। हाथ उसने पीछे की ओर बांधे हुए थे। कार्तिक चौधरी की तेज नजरों ने पल भर में ही उसका सिर से लेकर पांव तक गहरी नजरों से जायजा कर लिया था। कमरे को लॉक करते हुए वो उसकी ओर बढ़ा। वहीं रुक जाइए सरदार, मेरे करीब मत आइए। वानी ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाते हुए सरदार कार्तिक चौधरी को एक छोटी सी धमकी दी, लेकिन सामने सरदार कार्तिक था, जो ना किसी से डरता था और ना किसी के आगे झुकता था। सामने खड़ी लड़की उससे पूरे 10 साल छोटी थी और उसे धमका रही थी। उसके धमकाने पर सरदार कार्तिक ने एक आड़ी भौं उठाते हुए उसकी ओर गहरी नजरों से देखा। कमरे में आने से पहले जो बातें उसे बताई गई थीं, उसके बाद वो वानी को किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं था, लेकिन यहाँ उसका अंदाज कुछ और ही था। तुम सरदार कार्तिक को धमका रही हो? सरदार कार्तिक ने उसकी ओर बढ़ते हुए ठंडे लहजे में कहा। बिल्कुल नहीं कार्तिक चौधरी, आपको धमका नहीं रही, सच में वॉर्न कर रही हूँ। मेरे करीब मत आइएगा वरना जान से जाएंगे। अच्छा, तो बानी खन्ना आज सुहागरात में अपने दूल्हे को मौत की सजा देने वाली है? कैसे? मेरी सांसें चुराकर या फिर मेरे जुनून को सहकर? सर्द और गुस्से भरे लहजे में कहते हुए कार्तिक चौधरी ने बेहिचक उसकी ओर कदम बढ़ाए। बानी पीछे होते हुए दीवार के साथ जा लगी। 2 इंच के फासले पर कार्तिक ने अपने कदम रोक लिए थे। वो कम उम्र लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसने नब्या को भी देखा था। नब्या का बेदाग हुस्न और उसकी मासूमियत भी ऐसी थी कि लोगों का दिल धड़का देती थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की भी सौंदर्य में अनुपम थी। उसके दोनों तरफ हाथ रखे उसने उसकी सांसों की हलचल को महसूस किया और एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गया। इसी दौरान बानी ने हाथ में पकड़े तेज धार चाकू से उस पर वार किया, लेकिन वार खाली गया, क्योंकि कार्तिक चौधरी पहले से ही तैयार था। वो उसके हाथ पर मारने ही वाली थी, लेकिन सरदार ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया।
उसके हाथ में पकड़ा तेज धार चाकू नीचे गिर चुका था। वानी की नीली आंखों में अब डर की लहर लहराई। उसने सामने खड़े व्यक्ति के अंदर का शैतान जगा दिया था। अब न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। कार्तिक चौधरी ने उसकी कलाई से पकड़कर उसे बिस्तर पर जोर से पटक दिया। बिस्तर पर एक पैर टिकाकर वो उसकी नीली कांच जैसी आंखों में देखने लगा। बहन को उसके यार के साथ भगाकर तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? कार्तिक चौधरी के स्पष्ट शब्दों पर वानी का सांस घुट गया। इसका मतलब था इशिका चौधरी ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। तो अब डरने की बात नहीं थी। अब तो या तो मरना था या फिर मार देना था। हाँ, मैंने भगाया था उसे क्योंकि आप उसकी मोहब्बत के बीच में आ रहे थे। वो किसी और से मोहब्बत करती थी और आप उससे उसकी मोहब्बत छीनना चाहते थे। इसीलिए मैंने उसे उन दोनों को मिलवा दिया। बहुत अच्छा। तुम जानती हो मैंने तुमसे ये विवाह क्यों किया था? इसी बात की सजा देने के लिए। तुमने सरदार कार्तिक चौधरी की होने वाली बीवी को भगाया, उसकी इज्जत के साथ खेला, पूरे गांव में उसे बेइज्जत कर दिया। अब सरदार कार्तिक चौधरी तुम्हारे साथ क्या करने वाला है तुम सोच भी नहीं सकती। जानती हो तुम कैसे एक सरदार औरत से बदला लेता है? वो उसे डरा रहा था। हाँ जानती हूँ कैसे लेते हैं तुम लोग बदला। तुम लोगों के जंगलीपन और दहशत को अच्छे से जानती हूँ। और आज आप बदला लेंगे मुझे तकलीफ पहुँचाकर, मेरे वजूद को नोच नोच कर, मुझे दर्द देकर, मेरी आत्मा तक को घायल करके आप बदला लेंगे। वानी गुस्से से खड़े होते हुए उसके सामने आकर उसकी आंखों में गहरी नफरत के साथ खड़ी हो गई। लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिया, उसने पलकें भी नहीं झपकने दी। ये लड़की मजबूती से खड़ी कार्तिक की आंखों में आंखें डालकर सब कुछ कह रही थी और फिर अगले ही पल उसने अपने सिर से कामदार आंचल उतार कर दूर फेंक दिया। एक पल को बालों में खिंचाव से उसके होंठों से सिसकी निकली थी, लेकिन उसने सब कुछ सह लिया। कार्तिक टकटकी लगाए उसे देखे जा रहा था। एक पल के लिए उसे समझ न आया कि वानी करना क्या चाहती है। अगले ही पल वो अपने सारे जेवर उतार कर एक और रखने लगी। अब उसका हाथ अपने ब्लाउज की डोरियों पर था। ब्लाउज की डोरियां खोलते वक्त उसके हाथ कांपे थे, मगर वो जरा भी नहीं हिली। जैसे ही डोरियां खुली वो कंधों से सरकते हुए नीचे गिरने लगा। वानी ने आंखें बंद कर लीं और वो अपने तन से उतारकर उसे फेंक चुकी थी। सरदार कार्तिक उसकी इस हरकत को देखते हुए अपने होठों का एक कोना दांतों के नीचे दबा गया। अगले पल उसने अपने लहंगे की जिप पर हाथ बढ़ाया था और आंखें मूंद कर उसे नीचे सरका दिया। वो गहरी सांसें भरती हुई सरदार कार्तिक को उकसा रही थी, उसके दबे हुए जज्बातों को हवा दे रही थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गालों पर बहते जा रहे थे। कार्तिक ने उसे जोर से बेड पर धक्का दिया। अगले ही पल वानी की आंखें खुल गईं। उसने अपने सामने कार्तिक को अपनी कलाई से घड़ी उतारते देखा तो उसके गले में गांठ से उभर कर गायब हो गई। फिर उसने कार्तिक को अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकते देखा। वो अपनी सांसें रोककर कार्तिक की मजबूत काया को देखती हुई पीछे की ओर सरकने लगी, लेकिन कार्तिक चौधरी ने और उसकी कोशिश नाकाम कर दी। उसका सर तकिए पर गिरा। उसने सहमी हुई निगाहों से कार्तिक को देखा, जो उसकी ओर गहरी नजरों से देख चुका था। बहुत खूबसूरत हो तुम। सरदार कार्तिक चौधरी की बीवी बनने के काबिल तो तुम ही थी। बेबाक भी हो, निडर भी हो। मुझे तुम जैसी लड़कियां ही पसंद हैं। आई लाइक योर स्टाइल व्हेन यू रिमूव्ड। वो उसके ऊपर झुकते हुए गंभीर अंदाज में बोल रहा था। वानी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वानी ने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ लिया, लेकिन इस बार उसकी सांसों में गहरा कंपन था, जो उसकी खूबसूरत नरम धड़कनों की ताल में मिलकर उसे और भी हसीन बना रहा था। उसकी शिद्दत को सह पाना वानी के बस की बात नहीं थी। वो सही कह रहा था। उसकी कद काठी और ताकत का मुकाबला वानी नहीं कर सकती थी। न चाहते हुए भी वो बुरी तरह रो पड़ी थी। कार्तिक ने अपना सिर उठाते हुए उसे सख्ती से घूरा। खुद को मेरे सामने इतने खूबसूरत अंदाज में पेश करके तुमने सरदार को खुद बहकाया है। अब ये आंसू क्यों? वो उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों के पोरों से पोंछता हुआ नरम लहजे में बोला, एकदम से एक मेहरबान और प्यार करने वाले इंसान की तरह। मुझे डर। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। अभी तो जरा सी सख्ती भी नहीं की तुम पर, और ये हाल है तुम्हारा। और चली थी सरदार को जीतने, खुद को मुझे सौंप कर। कार्तिक की बात पर वो उसके सीने पर हाथ मारते हुए फिर से उसके जज्बातों को उकसा रही थी। सरदार कार्तिक ने उसके हाथों को किनारे करते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी और उसे खुद में खो देने की कोशिश करने लगा। सुबह होते ही रणवीर ने अपना कहा सच कर दिखाया और तुरंत शादी की रस्में पूरी करके नव्या को अपने कमरे में ले आया।
नव्या बिल्कुल चुप थी, जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। रणबीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा, मगर फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नव्या, मेरी तरफ देखो। मेरी मोहब्बत को तुम यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यही मेरी मोहब्बत है कि आज तुमसे शादी की है और जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा। वो जज्बातों से भरे लहजे में कहता हुआ उसके नरम होठों पर झुका था। ये पहला स्पर्श था जो उसे रणबीर से आज मिला था। लेकिन नव्या ने न कोई साथ दिया न कोई जवाब। नव्या का ये ठंडा अंदाज रणबीर को गुस्सा दिला गया। रणबीर ने गुस्से में पीछे हटते हुए अपना रुख दूसरी ओर मोड़ लिया। क्या चाहती हो तुम? बता दो मुझे, वो गुस्से से फुनकारा। एक पल को नव्या सहम गई, लेकिन अगले ही पल उसका डर गायब हो गया। मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। आपने मुझसे शादी कर ली, मुझे पा लिया, मुझे हासिल कर लिया। अब जो करना है करिए। मैं आपको कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन याद रखिएगा, आपने शादी एक जिंदा लड़की से नहीं बल्कि एक बेजान वजूद से की है, जिसकी आत्मा, जिसके जज्बात सब कुछ खत्म हो चुके हैं। न दिल बचा है न मोहब्बत, बस एक जिस्म बाकी है। चाहिए हो तो ले लीजिए। उसके सख्त लफ्जों पर रणबीर जैसे करंट खाकर पीछे हटा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारा ये पाने के लिए की है? बहुत सही सोचा। मेरी मोहब्बत का तो यही अंजाम होना चाहिए था। ठीक है, अब तुम्हें मैं कभी नहीं छूंगा। चलो मेरे साथ, वो उसे सर्द लहजे में कहते हुए आगे बढ़ा। कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? वो तड़क कर बोली। वहीं जहाँ तुम जाना चाहती थी। तुम्हें दुख है ना कि तुम सरदार कार्तिक की पत्नी बनकर उसकी हवेली में नहीं गई, सरदारनी नहीं बन सकी। अब तुम्हें वहीं ले जाता हूँ ताकि तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश भी पूरी कर सकूं। वो हर शब्द को चबा चबा कर बोलता फिर से आगे बढ़ा। पागल हो गए हैं? क्या बोल रहे हैं? वो लोग मार डालेंगे आपको भी और मुझे भी। वो उसके पीछे जाती उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ गई। रणबीर ने बहुत आराम से अपना बाजू उसके हाथ से छुड़ा लिया। अच्छा है, एक साथ जी तो नहीं सकते, लेकिन मर ही जाएंगे। तुम्हें मौत से डर लग रहा है क्या? तुम अपनी बहन को उस दरिंदे से बचाना नहीं चाहती? रणबीर की बातें नव्या के सिर से ऊपर से जा रही थीं। वो ये सब बातें क्यों कर रहा था? चलो मेरे साथ, बिना किसी सवाल के। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कलाई पकड़कर तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊं। बेहतर है तुम खुद चलो मेरे साथ। अब की बार उसका लहजा बेहद सख्त था। सुबह का सूरज चौधरी हवेली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा था। अपने पहलू में सोई उस छोटी सी नरम नाजुक सी लड़की को देखते हुए सरदार कार्तिक के लबों पर मुस्कान सी खिल उठी। वो उसी की शर्ट पहने उसके बाजुओं में बेखबर सो रही थी। रात को बड़े बड़े दावे करने वाली वो छोटी सी लड़की सरदार कार्तिक की जरा सी शिद्दत पर निढाल हो गई थी। आंखें मीचे रात के लम्हों को याद करते हुए कार्तिक के चेहरे पर बार बार एक हसीन मुस्कान सज रही थी। आंखें खोलते ही पहलू में लेटी उस हसीन दोशीजा का वो एक ही रात में दीवाना हो गया था। उस हुस्न की मलिका ने अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर सरदार कार्तिक को सब कुछ भुला दिया था। पहले उसका मकसद कुछ और था, लेकिन इस वक्त वो बानी के हुस्न के आगे खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। सच ही कहते हैं, जन और जमीन इंसान को कहीं का नहीं रहने देती, और अगर सरदार कार्तिक से पूछा जाता तो वो इन्हीं तीनों में से सबसे पहले जन का नाम लेता। बानी का रुख दूसरी ओर था और वो गहरी नींद में थी, लेकिन कार्तिक का दिल एक बार फिर से उसकी तलब के लिए मचल उठा था। उसकी गर्दन पर अपनी सांसों की तपिश छोड़ते हुए आंखें बंद किए उसकी खुशबू को महसूस करता हुआ वो शिद्दत से उसके ऊपर फिर से छाने लगा था। नींद में किसी का स्पर्श महसूस करते हुए बानी ने कसमसाकर पीछे हटना चाहा, लेकिन धीरे धीरे कार्तिक की गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। उस हट्टे कट्टे मजबूत मसल्स के मालिक कार्तिक चौधरी को दोबारा से अपने पास आते देखकर बानी बुरी तरह घबराई थी। रात भर वो उसकी शिद्दतों को सहती रही थी कि अब उसका जिस्म बुरी तरह टूट रहा था। एक बार फिर वो अपनी शिद्दतों के साथ उसके करीब आ रहा था और उसकी हालत तो मरने जैसी हो रही थी। प्लीज रुक जाइए, वो उसे अपनी गर्दन में मुंह छुपाए देखती बेख्तियार बोल उठी। क्या हुआ? बस इतनी सी हिम्मत थी? एक ही रात में तुम्हारा ये हाल है? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हर रात तुम्हें ये मोहब्बत की जुनूनियत सहनी पड़ेगी। आदत डाल लो, वो सर्द लहजे में कहता उसके गाल पर अपने दांतों से। नहीं प्लीज, नहीं है हिम्मत मुझ में। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। मुझ में इस वक्त बिल्कुल भी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो कार्तिक को बेहद बुरे लगे। उसे तो उस लड़की का निडर अंदाज भाया था और अब वो रो रही थी। उसकी संगत के डर से वो रो रही थी। वो पीछे होते तकिए पर सिर रखता लेट गया और बानी को खींचकर अपने ऊपर गिराया।
कि वो फिर से सहम गई। तुम्हारा ये कोमल सा वजूद और तुम्हारी ये मदहोश कर देने वाली संगत ने सरदार कार्तिक को अपना गुलाम बना लिया है। अब तुम चाह कर भी सरदार कार्तिक से खुद को दूर नहीं कर सकती। कार्तिक ने उसके लबों पर एक बार फिर से शिद्दत ढाई तो वो सिसक उठी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में नरम स्पर्श महसूस करती बानी हैरान हुई थी। वो बहुत प्यार और नरमी से उसे खुद में समा रहा था और एक लम्हे को वानी भी उसके इस प्यार भरे स्पर्श में पिघल गई थी। कार्तिक के हर छुअन में इज्जत, सम्मान और सबसे बड़ी बात एक अनकही सी चाहत छिपी हुई थी, जिसने बानी को भी सब कुछ भुला दिया। रणवीर, रुक जाइए प्लीज, नहीं जाएंगे हम वहाँ। वो जालिम सरदार कुछ भी कर देगा। रणवीर, आप सुन रहे हैं ना? नब्या ने उसे जोर से पुकारा था। ये तुम्हारा मसला नहीं है नब्या। तुम्हें लगता है वो सरदार कार्तिक मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, जबकि मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं। तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वो गरजते हुए नब्या की आंखों में देखता हुआ बोला। नब्या खामोशी से उलझी नजरों से उसे देखने लगी। अब की बार रणबीर उसका हाथ सख्ती से थामे अपने साथ लिए फार्म हाउस से बाहर निकला था। नब्या को उसकी काली गहरी आंखों से सख्त डर महसूस हुआ। उसने घबराकर रणवीर की ओर देखा, जो बिल्कुल सपाट अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। अब उसका रुख चौधरी हवेली की ओर था, जहां पहुंचने पर बहुत से राजों से पर्दा उठना था। सरदार कार्तिक चौधरी नुकसुक सा तैयार होता नीचे उतर रहा था। इशिका चौधरी ने गहरी निगाह से अपने बेटे को देखा। आज तो उसके अंदाज ही बदले बदले से थे। आओ कार्तिक बेटा, नाश्ता करो, वो बहुत ही मोहब्बत से बोली थी, और वो बहुत खामोशी से उनके साथ एक चेयर खिसकाते हुए बैठ गया। दुल्हन नहीं आई? उनके अगले सवाल पर कार्तिक ने नज़र उठाकर देखा कि उसी पल सीढ़ियाँ उतरती बानी नीचे आती दिखाई दी। उसके जिस्म पर महंगा जोड़ा, सरदार कार्तिक की मर्दाना शॉल और उसका खिलता हुआ रूप देखकर इशिका चौधरी एक पल को दंग रह गई। उसके ये अंदाज रात तक तो न थे। हैरत से वो उसे अपने पास आते देख रही थी। गुड मॉर्निंग सासू माँ, कैसी हैं? बानी का चहकता अंदाज इशिका चौधरी को बुरी तरह चौंका गया। एक कटीली निगाह बेटे पर डाली, जो बहुत मजे से नाश्ता करने में बिजी था। रात को जो बातें उनके और कार्तिक के बीच हुई थी, उसके बाद तो उस लड़की को सर उठाकर किया, नज़र उठाकर भी बात नहीं करनी चाहिए थी। कहाँ वो इशिका चौधरी की आंखों में घुस रही थी। और वक्त होता तो वो उसे अच्छी खासी खरी खरी सुना देती, लेकिन कार्तिक के सामने वो फिलहाल खुद को कंट्रोल कर गई, जबकि उनका अंदर ही अंदर मचलना बानी ने खूब एंजॉय किया था। अरे सरदार जी, आपने तो चाय ही नहीं ली। 1 मिनट, मैं सर्व करती हूँ। बानी ने बहुत अदा से मुस्कुराकर कार्तिक के आगे चाय का कप रखा। कार्तिक ने सर उठाकर बहुत गहरी नज़रों से उस पटाखा को देखा, जो कमरे में तो उसकी शिद्दतों के आगे रो पड़ती थी, लेकिन अब कितने एतबार और प्यार से उसके सामने चाय रखे मुस्कुराती नज़रों से उसकी ओर झुकी थी। चीनी कितनी लेंगे? सरदारनी जी, इतनी ही सेवा करो जितनी बाद में मुझसे सहन कर सको, वरना जब मेरी सेवा की बारी आएगी तो तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं थमेंगे। उसके धीमे लहजे में कही दो मानी बात पर वानी के चेहरे का रंग एकदम बदल गया था। गुलाबी गाल शर्म के मारे और भी दहक उठे थे, पर अगले ही पल फिर से उसी मुस्कान ने उसे घेर लिया था। और ये मंजर देखते ही इशिका चौधरी गुस्से से टेबल से उठकर चली गईं, जिसका उन दोनों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उन दोनों को तो एक दूसरे से ही फुर्सत नहीं थी। मुझे डराने की ज़रूरत नहीं सरदार जी, मेरी हिम्मत को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, वो भी चैलेंजिंग अंदाज में बोली। उसी पल कार्तिक अपनी जगह से उठा कि उसके होंठ अचानक बानी के लबों से टकराए थे और उसकी रूह तक कांप गई। वो एक आंख बिंग करता चेयर छोड़ता आगे बढ़ा कि तभी नौकर ने बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। सरदार जी, बाहर रणवीर चौधरी जी आए हैं। नौकर की आवाज़ बानी के कानों से भी टकराई थी। उसने दहल कर पलटकर पीछे देखा। कार्तिक के माथे पर बल पड़े। बानी भागते हुए उसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले वो अपने कदम आगे बढ़ाता अपने सामने बानी को देखते ठिठक कर रुका। आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें जाने दें प्लीज़। बानी की बातें सरदार कार्तिक को समझ नहीं आ रही थी। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा रणवीर चौधरी से क्या संबंध है? कार्तिक को सिर्फ इतना बताया गया था कि नब्या अपने यार के साथ भाग गई है, लेकिन वो रणवीर है ये नहीं बताया गया था। उसकी गर्माहट पर बानी का सांस हलक में अटक गया। आप बस मेरी बात सुने, आप रणवीर? बानी कार्तिक चौधरी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कार्तिक ने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। तुम्हारी जबान पर किसी गैर मर्द का नाम भी आया तो जान ले लूंगा तुम्हारी। वो जितने गुस्से से दबा दबा बोला था, बानी का सांस रुक गया। वो किस कदर गुस्से वाला और जुनूनी था। रात को उसकी शिद्दतों से बानी को अच्छा खासा यकीन हो चुका था, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी होने वाली बीबी नब्या उसी रणवीर के साथ भागी थी,
तो वो उन लोगों के साथ क्या सलूक करेगा। वो बाहर की तरफ बढ़ा ही था कि रणबीर चौधरी दरवाजे पर दस्तक देता एक औरत के साथ अंदर हॉल में दाखिल हुआ और बानी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। रणबीर नव्या को लेकर चौधरी हवेली आया था। इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर सकता था। बानी को तो अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। लड़खड़ाकर पास खड़े सरदार कार्तिक के बाजू थामकर सहारा लिया। सरदार कार्तिक ने रुख पलटकर वानी को देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, पर सरदार कार्तिक उतने ही सुकून भरे अंदाज में खड़ा था, जैसे सामने खड़े दो लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आए हो? सरदार कार्तिक का लहजा बेहद सर्द था, जबकि नव्या उतनी ही घबराई हुई थी। बात करना चाहता हूँ। रणबीर सरदार कार्तिक के करीब हुआ। इतनी देर में इशिका चौधरी नीचे आती दिखी। ये यहाँ क्या कर रहा है? उनका रौब और दबदबा देखकर वो दोनों पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगे। आप किसकी इजाजत से दो भाइयों के बीच में बोल रही हैं? कार्तिक चौधरी ने सर्द लहजे में उनसे पूछा तो उसी लम्हे नव्या और बानी ने हैरत से उन्हें देखा। भाई? नव्या ने रणबीर की तरफ देखा। इसको तुम भाई कहते हो, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरी औरत का बेटा है। अभी के अभी निकालो इसे यहाँ से, वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाई, जबकि कार्तिक ने होंठ भींचते हुए उन्हें देखा। वो भाई सौतेला है, लेकिन आप तो मेरी सगी माँ थी ना, फिर आपने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? कार्तिक ने सख्त लहजे में उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा। क्या एक बार भी नहीं सोचा कि जब हकीकत खुलेगी तो क्या होगा? कार्तिक के लहजे में दर्द और तकलीफ साफ लिखी थी। रणबीर चौधरी ने भी दुखी निगाहों से सामने खड़ी उस औरत को देखा, जिसने इन सबको अच्छी तरह घुमाकर रख दिया था। कार्तिक, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कुछ गलत नहीं किया बेटा। एक तुम ही तो हो मेरी लाइफ का मकसद, मेरे जीने की वजह। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? वो उसे इमोशनली बोलती फिर से तकलीफ से दो चार कर गई। यही तो दुख है मुझे लगा आप मेरी सगी माँ है, मेरी जिंदगी, मेरी सब कुछ, और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। लेकिन आंखें खुल चुकी हैं मेरी ममा, आप सिर्फ एक धोखा हैं। अपने बदले की खातिर आपने न सिर्फ रणबीर का इस्तेमाल किया, बल्कि मुझे भी उसी चक्कर में उलझा दिया। आपने एक ऐसा गेम खेला जिसमें सबकी जिंदगियां उलझ कर रह गई हैं। कहानी में आगे अतीत की हकीकत। इशिका की शादी मयंक चौधरी से तय पाई थी, लेकिन मयंक चौधरी को इशिका की चाचा की बेटी अमायरा पसंद थी, और फिर बहुत तगड़ी कोशिशों के बाद इशिका की जगह अमारा ने ले ली। शादी हुई, लेकिन औलाद की खुशी से भगवान ने अमारा को दूर रखा। दूसरी तरफ इशिका की जहां शादी हुई वहां वो ज़्यादा वक्त न बसी और तलाक लेकर वापस आ गई। उसका ध्यान फिर से मयंक चौधरी पर जा ठहरा। मयंक चौधरी को भी अमारा में अब दिलचस्पी कम होने लगी थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि बच्चा न होने के गम में अमारा दुखी और हमेशा बीमार सी रहने लगी थी। धीरे धीरे उसने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था, जिससे कि उसके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। हमेशा का हुस्न परस्त मयंक चौधरी को इशिका ने अपने हुस्न के जल्बों में ऐसा उलझाया कि वो उसे शादी करके चौधरी हवेली ले आए। अमारा पर तो ये सब कुछ पहाड़ बनकर टूटा, लेकिन वो सब्र कर गई। इशिका ने आते ही पूरी चौधरी हवेली में अपनी हुकूमत डाल दी। मयंक चौधरी भी अब उसके गुण गाने लगे, और अपने कमरे पर भी इशिका चौधरी को ही सारा हक दे दिया। और फिर जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो अमारा का वहाँ अस्तित्व ही बेकार हो गया। इशिका चौधरी ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तिक चौधरी रखा गया। कार्तिक चौधरी मयंक चौधरी का पहला बेटा और उनका वारिस। 1 साल गुजर गया कि मयंक चौधरी का एक्सीडेंट हो गया। वो जख्मों की ताव न लाते हुए इस दुनिया से चले गए। इशिका और अमारा पर यह खबर पहाड़ बनकर टूटी, और तब अमारा को पता चला कि वो भी उम्मीद से हैं। इशिका चौधरी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अमारा को मरवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। भगवान ने अमारा को भी एक बेटा दिया, जिसका नाम उन्होंने रणबीर चौधरी रखा। वक्त थोड़ा और आगे को सरका। कार्तिक 6 साल का हुआ तो रणबीर 5 साल का हो चुका था। दोनों भाइयों के बीच बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन इशिका ने उन्हें अलग कर दिया। कार्तिक को पढ़ने के लिए बोर्डिंग भेज दिया, और खुद अमारा और उसके बच्चे की जिंदगी को अजीरन कर दिया। लेकिन अमारा ने हिम्मत नहीं हारी, पर जैसे ही अमारा को ये पता चला इशिका उसके बच्चे को जान से मार देना चाहती है, तो मजबूरन अपने बच्चे की जान की खातिर उसे हवेली छोड़नी पड़ी। रणबीर अब 8 साल का हो चुका था। वो अपने बेटे को लेकर हवेली छोड़ गई और अचानक ही रातों रात गायब हो गई। 20 साल गुजर जाने के बाद वो मंजरे आम पर आई थी, लेकिन इशिका नहीं जानती थी कि इतना वक्त वो कहाँ रही।
दोनों ने अपने अपने बेटों को मजबूत और ताकतवर बनाया। इशिका चौधरी ने कार्तिक का ब्रेन वॉश करते हुए उसे रणवीर चौधरी के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन रणवीर की परवरिश करने वाली अमारा थी। माँ बाप के और पति के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनका ठिकाना उनकी कजन का घर था। उनकी कजन ने उनकी भरपूर मदद की, उन्हें छत दी और उन्हें छुपा कर रखा। जब अमारा को पता चला इशिका दिल की नफरतों को अब बच्चों पर उंडेलने लगी है, तो उन्होंने कार्तिक चौधरी से मिलने का फैसला किया और फिर उससे मिलकर उसे सारी हकीकत बता दी। कार्तिक चौधरी तो ये सब सुनकर यकीन ही नहीं कर पाया था, लेकिन उसने फिर अपनी माँ की आजमाइश की और वो बाकी झूठी निकली। और तब एक बहुत बड़े राज से भी पर्दा उठा। इशिका चौधरी ने बदले की भेंट नब्या और बानी की माँ अनीता खन्ना को भी बनाया। वही अनीता खन्ना अमारा की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और वो अमारा और उनके बेटे रणवीर चौधरी की हर मुमकिन मदद भी किया करती थी, लेकिन अपने पति साहिल खन्ना से छुपकर। और उन्होंने अमारा को सबक सिखाने के लिए अनीता खन्ना को निशाना बना लिया। अनीता जी की 2 बेटियां थीं। अनीता खन्ना के पति साहिल खन्ना को डराने के लिए उन पर फायरिंग भी करवाई गई ताकि वो डर जाएं और अमारा का बदला अनीता और उसके परिवार से लेने के लिए कार्तिक के दिल में बहुत सारी बातें भी डाल दी। और वो माँ के कहने पर नब्या का रिश्ता भी ले गया, लेकिन नब्या का रिश्ता अमारा अनीता से अपने रणवीर के लिए मांग चुकी थी। लेकिन अनीता खन्ना ने इशिका चौधरी की धमकियों में आकर नब्या का रिश्ता खत्म करके कार्तिक चौधरी को दे दिया। इसके लिए अमारा ने ही अनीता को कहा, रणवीर का नब्या को लेकर भागना बानी को लगा उसकी प्लानिंग है, लेकिन ये सारी प्लानिंग अमारा ने की थी, रणवीर और कार्तिक चौधरी के साथ मिलकर। कार्तिक चौधरी ने खुद अपनी ही शादी से अपनी दुल्हन नब्या को भगाया था ताकि इशिका चौधरी को सबक सिखा सके। इशिका चौधरी को लगा सारी साजिश उसने रची है और वो इन सबको अपने जाल में उलझा रही थी, जबकि कार्तिक ने अमारा के साथ मिलकर नब्या की जगह बानी को मांग लिया। कार्तिक चौधरी तो बहुत पहले से जानता था रणवीर और नब्या एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो उनके बीच से चुपचाप हट गया और बानी को ब्याह कर ले आया। अब इशिका चौधरी को लगा एक तीर से 2 शिकार होंगे। एक तरफ नब्या भाग गई, उसका बदला कार्तिक चौधरी वानी से लेगा, और दूसरी तरफ नब्या जब पकड़ी जाएगी तो उसे भी सजा मिलेगी। यूँ सारे दुश्मनों को चारों खाने चित कर देंगी। पर वो ये नहीं जानती थी कि अपने बिछाए जाल में वो खुद ही बुरी तरह फंस जाएंगी। कैसी नफरत है आपकी मामा, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कौन सा बदला लेना है आपने अमारा मासी से? उनकी जगह आपने ले ली, उन्हें इस हवेली से निकाल दिया। इस सब के बाद भी आपको शांति ना आई तो आपने उन्हें मारने की प्लानिंग की। जब वहाँ भी कामयाब ना हो पाई तो उनकी सहेली और उसके परिवार को निशाना बनाया। सभी को मार दें आप, शायद तब आपके गुनहगार दिल को शांति आ जाए। कार्तिक चौधरी की बात पर इशिका चौधरी ने नम आंखों से बेटे को देखा। घृणा और बदले की आग में वो वाकई इतनी अंधी हो गई थी कि बेटे को भी भूल गई थी। कार्तिक, मेरे बेटे, नहीं हूँ मैं आपका बेटा। कार्तिक ने उनका हाथ झटका। मेरी माँ इतनी बेरहम और जालिम नहीं हो सकती। कई बार मुझे लगा अब आपको रोक लूँ, अब आपको कुछ गलत ना करने दूँ, लेकिन मैं चुप हो गया। मैं आपकी आखिरी हद देखना चाहता था कि आप किस हद तक गिर सकती हैं, और आप तो। कार्तिक ने दुखी होते हुए चेहरा मोड़ा। उसी पल अमारा जी अपनी सहेली अनीता खन्ना और उनके पति साहिल खन्ना के साथ अंदर आई। ममा, बानी बेख्तियार आगे बढ़ते हुए अनीता जी के गले लग गई। नब्या तो बस देखे जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि वो माँ के गले लगी तो माँ उसे धुतकार न दे, लेकिन अनीता जी ने नब्या के लिए भी अपनी बाहें फैलाईं तो वो रोते हुए माँ के गले लग गई। रो नहीं नब्या, रणवीर ने तुमसे शादी हमारी मौजूदगी में की है। अचानक से अमारा की बात पर नब्या ने हैरानी और सवालिया अंदाज से अपनी माँ की ओर देखा, जिन्होंने हाँ में सिर हिलाते हुए अमारा की बात की पुष्टि की। हम बाहर मौजूद थे, रणवीर के पास। साहिल खन्ना ने भी नब्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। इशिका चौधरी सबको एक साथ देखती सिसक पड़ी। वे सब दुश्मन थे और आज उनका बेटा भी दुश्मनों की लिस्ट में खड़ा था, पर वो ये नहीं जानती थी कोई उनका दुश्मन नहीं था। अपनी दुश्मन वो खुद थी। अमारा आगे बढ़ते हुए उनके मुकाबले आई। और कितना गिरेंगी आप? मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया, उन पर अपना कब्जा जमा कर इस हवेली में आ गई। इस हवेली पर भी कब्जा कर लिया और हमें निकाल दिया। मेरी सहेली और उसकी बेटियों का भी इस्तेमाल किया, और अभी आपका दिल नहीं भरा तो आपने मुझे और रणवीर को मारने के लिए किलर को हायर कर लिया। मुझे तो बस अफसोस होता है आपकी सोच पर, तरस आता है आप पर। अमारा ने सिर
नामे हिलाते हुए अफसोस से कहा, ममा अभी भी वक्त है, प्लीज़ संभल जाइए और मत करें इतनी नफरत कि एक वक्त ऐसा आए आपके पास आपका बेटा भी ना रहे। कार्तिक, ऐसा मत कहो, माँ मर जाएगी तुम्हारे बिना। वो उसके दोनों हाथ थाम गई। मुझसे नहीं, आपको अमारा मासी से माफ़ी मांगना चाहिए। आपकी नफरत और जलन के सबसे ज़्यादा भेंट वही चढ़ी हैं। उसकी बात पर इशिका चौधरी ने अमारा को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो उन्होंने दिल बड़ा करते हुए उन्हें माफ़ कर दिया। चलो रणबीर बेटा, बहू को लेकर बाहर आओ, हमें अब जाना है, अमारा ने संजीदगी से कहा। अमारा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ये हवेली जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है, तुम्हारा भी पूरा हक है। अब भगवान के लिए दिल पर लगी धुंध हटा दो, दिल बड़ा करके माफ़ किया है तो एक मौका भी दे दो अपनी गलती सुधारने का। इशिका चौधरी के कहने पर कार्तिक ने भी इस बार उनकी साइड लेते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की थी, तो वो बेटे को देखती उनकी बात मान गई। चौधरी हवेली में एक बार फिर से खुशियों का समा छा गया था। बानी की मुँह दिखाई के फंक्शन पर नब्या की मुँह दिखाई का फंक्शन भी रखा गया था। नब्या ने घबराते हुए रणबीर की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए माँ को देख रहा था। एक बहुत खूबसूरत मुस्कान थी उसके चेहरे पर, कहीं भी नाराजगी का कोई बीज न था। क्या देख रही हो दीदी, छोड़ो इन दोनों को। ये भाई इतने बड़े घुन्ने निकले कि जरा भी भनक नहीं पड़ने दी। अब आज की रात इनको सजा देनी है। बानी की बात पर नब्या ने सवालिया अंदाज से उसे देखा तो उसने नब्या के कान में कुछ सरगोशी की, जो रणबीर ने देख लिया। कार्तिक, तुम्हारी बीवी मेरी बीवी को उल्टी सीधी पट्टियां पड़ा रही है, उसकी आवाज़ जाकर बंद करो। मैंने तो अभी सुहागरात भी नहीं मनाई है और आपकी बीवी रंग में भंग डाल रही है। रणबीर, जबान को लगाम दो, भूलो मत वो भाभी है तुम्हारी। कार्तिक ने उसे घूरते हुए कहा। जी जानता हूँ, लेकिन छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है आपकी बीवी। मेरी मासूम बीबी को बदमाश बना देगी। रणबीर ने अफसोस से सिर हिलाया तो कार्तिक मुस्कुरा दिया, क्योंकि बानी के धमाके तो वो रात को सुन भी चुका था और देख भी चुका था। क्या पट्टियां पड़ा रही थी तुम्हारी बहन तुम्हें? रणबीर ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। उसने क्या पट्टियां पड़ानी है, मैं भी सब समझती हूँ। माथे पर बल डालते हुए उसने इतरा कर कहा। अच्छा, तो सुहागरात का भी पता होगा? रणबीर ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए पूछा तो शर्म और हया से उसकी पलकों ने उसके खूबसूरत गालों पर साया किया था। सिर्फ शर्माने से काम नहीं चलेगा, बताना भी पड़ेगा। नब्या धीरे से अपने होंठ रणबीर के कानों के करीब ले गई और हल्के से सरगोशी करते हुए बोली, बताने की जरूरत नहीं है, रात को खुद ही देख लेना कि मैं क्या क्या जानती हूँ। कहते हुए उसने अपने दांतों से रणबीर के कान को काट लिया। उसके शरारती अंदाज पर रणबीर हैरान रह गया था। वो तो उसे बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन ये भी कम नहीं थी। कार्तिक कमरे में प्रवेश करता है तो वो कमर पर हाथ रखे लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। वो दरवाजा लॉक करता उसकी ओर बढ़ते हुए कह गया। आज किस अंदाज में कपड़े, अर्थपूर्ण तरीके से कहते हुए वो अपनी शर्ट के बटन एक ही झटके में चाक कर गया और उसका ये आक्रामक अंदाज देखते हुए नब्या के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो लड़ने वाली थी उसे अब वो भागते हुए बाथरूम की ओर दौड़ी। कार्तिक ने एक ही झटके में उसकी कमर के चारों ओर हाथ बांधे और अपनी ओर खींचा। चलिए आज मैं सिखाता हूँ, कहते हुए कार्तिक चौधरी ने उसकी फ्रॉक की जिप को धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाया। वो थोड़ा बहुत विरोध करती हुई धीरे धीरे बड़े ही प्यार से उसकी बाहों में समा गई थी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जाने से पहले कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई रोमांटिक स्टोरी में।